आज के इस बड़े ही गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, मेरे पुराने साथी, जिनका स्नेह हमेशा संगठन में भी मिलता रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी, विपक्ष के नेता जिनका भी लगातार 2 वर्षों से स्नेह मिल रहा है, ऐसे माननीय टीकाराम जी जूली, और जिनके सलाह से काफ़ी काम करने पड़ते हैं, ऐसे संसदीय मंत्री माननीय जोगाराम जी, करने पड़ते हैं इसलिए मैंने इसको और हमारे सरकारी सचेतक माननीय जोगेश्वर जी, और सभागार में उपस्थित सारे मंत्रिमंडल के साथीगण, और हमारे पूर्व विधायक मंत्री भी रहे ऐसे अरुण जी चतुर्वेदी, हमारे पुराने प्रदेश के अध्यक्ष भाई सतीश जी और लखावत जी, और यहाँ पे बैठे सभी मेरे विधानसभा गोविंद जी का तो नाम मैं सवेरे हमेशा लेता हूँ, हरे गोविंद ऐसे हमारे गोविंद जी डटासरा, और हमारे रफ़ीक खान जी सचेतक, और सारे मंत्रिमंडल के साथीगण, विधायकगण, और अपने यहाँ आमंत्रित मेरे सभी भाइयों और बहनों। मैं सोचता हूँ कि सदन के बाद 24 दिन 1.5 महीने के बाद आज सारे विधायक अपने आप को बहुत ही फ्री ऐसा अनुभव कर रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं, और मैंने भी सोचा कि रिलैक्स वाले जिन्हें ख़त्म हो, हम सब लोग एक बार सह भोज में मिल करके भोजन करें। उसके लिए सभी को आमंत्रित किया, और मुझे खुशी है कि आज अधिकांश एमएलए छुट्टी होने के बाद साधारणतः अपने घर चले जाते हैं, लेकिन आज यहाँ जो उपस्थिति देख करके लगता है सबका स्नेह, सबका प्रेम मुझे आज भी बड़ी संख्या में मिल रहा है। ऐसे मैं उनके प्रति बहुत ही अपने आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वैसे मित्रों, यह केवल पुस्तक विमोचन का एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है। मैं कहूँ कि लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परंपराओं और नवाचारों की उस सतत यात्रा का ये उत्सव है, जिसमें हम 2 वर्षों में हमने विधान परंपराओं को एक नई ऊर्जा, नई दिशा और नई ऊंचाई प्रदान की है। ये संसदीय संस्कृति के उत्कर्ष, नवाचारों के 2 वर्ष। मैंने इसे नाम सोचा कि इसका क्या रखा जाए, कि मेरे कार्यकाल के 2 वर्ष, उसकी तुलना में बहुत सोच करके ये लगा कि इसको अपन इस रूप में देंगे, नवाचारों के 2 वर्ष, वो भी संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष, उसके साथ जोड़ करके इस पुस्तक का आज हम विमोचन कराने जा रहे हैं। और उसमें अधिक इसको जीवंत कैसे बनाया जाए, अधिक उत्तरदायी कैसे बनाया जाए, अधिक जनोन्मुख कैसे किया जाए, उसका हमने प्रयास किया है। और इस भारतीय लोकतंत्र की जो आत्मा है वह केवल चुनाव में नहीं होती, बल्कि हम ये संसदीय परंपराओं की मर्यादा, संवाद की संस्कृति और जनहित के प्रति उत्तरदायित्व में जीवित रहती है। ऐसी मान्यता के आधार पर हमने इस पुस्तक को हमने प्रकाशित किया है। और साथ में जो दूसरी पुस्तक की चर्चा हुई, वास्तव में मेरे मन में जब से मैंने समझ प्राप्त की और मैंने संगठन में काम करते करते मुझे अटल जी का जीवन काफ़ी पसंद आया। ये तो महापुरुष अनेक हैं, प्रत्येक महापुरुष अपने जीवन में कुछ न कुछ नई प्रेरणा देता रहा है, लेकिन अटल जी का जिस प्रकार से सब के प्रति उनका जुड़ाव और आम जन में उनकी स्वीकार होते, यह जो रही, और विशेष रूप से उनको स्टेट्समैन की भी हम कई लोगों ने कहा, दोनों ओर से। जब कभी बांग्लादेश, इंदिरा जी ने उसको विजय प्राप्त की, भारत ने इंदिरा जी के नेतृत्व में, उस समय उनको माँ दुर्गा के साथ भी उन्होंने पुकारा। यह एक जो, अब विपक्ष रहे तो विपक्ष में उन्होंने कड़े प्रहार भी उन्होंने किए सत्ता पक्ष पे। तो इस प्रकार का अटल जी का जो जीवन रहा, मैं समझता हूँ वो काफ़ी प्रेरणादायक था। इसलिए उनके जीवन पर एक पुस्तक लिखने का भी लगा कि आजकल सनातन का नाम है, तो सनातन दृष्टि जो अटल जी की थी उस आधार पर लिखा। उसमें किस प्रकार से उन्होंने एक परिवार में जन्म लेकर के, जन्म लेकर के, और अपने जीवन में आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ प्रेरणा उनसे लेकर के, और एक प्रधानमंत्री लेवल तक पहुँचे, भारत रत्न उनको दिया गया। ऐसे उनकी पुस्तक का भी आज हम कर रहे हैं। विधानसभा में नवाचार की बात चली। जब मेरे को शिक्षा मंत्री का दायित्व संगठन ने दिया, सरकार ने दिया, उस समय भी शिक्षा के अंदर कोई परिवर्तन करने का काफ़ी प्रयत्न किया।
और जिसको मुझे कई बार लगता है कि आज भी लोग उसको याद करते हैं। और विपक्ष में की जब सरकार बनी, उन्होंने गोविंद जी शिक्षा मंत्री भी रहे, उस समय इन सब को उन्होंने आगे ख़त्म नहीं कर पाया, उनको जोड़े रखा। इस प्रकार के एक नवाचार जो हमने किए, मैं समझता हूँ उस पर याद थे। तो आज भी जब विधानसभा का दायित्व तो मिला, शुरू में तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ करने को नहीं है, यहाँ तो केवल चलेगी, तब केवल आकर के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठना और उसको चलाना। लेकिन लगा कि मुझे यहाँ भी बहुत कुछ करने की वहाँ संभावनाएं उसमें है। तो पहला देखा कि जिस म्यूज़ियम का निर्माण पहले हुआ है, उसमें किसी के साथ जुड़ाव ही नहीं है, यानी कोई उस देखने के लिए कोई इक्का दुक्का कोई लोग कभी कभी आया करते थे। मैंने इसको जन दर्शन के लिए इसको खोला, और आज मुझे खुशी है कि कल तक 50,000 लोगों ने इस को देखा है, जिसमें पूरे राजस्थान का परिदृश्य है, आर्थिक भी, राजनीतिक भी, और बाकी आध्यात्मिक भी, सांस्कृतिक भी। और उसके बाद लगा कि इसको और कुछ विकसित किया जाए, तो पिछले दिनों 2 नई गैलरीज उसने बनाई हैं। एक तो संविधान गैलरी, जो हमने 26 नवंबर को हम लोग कार्यक्रम 2 किए हैं, उस दिन वहाँ एक पूरी गैलरी जैसे 22 अध्याय जो संविधान के चित्र सहित उसको प्रदर्शित किया है। फिर इस बार सोचा कि इस बार क्या करें, तो वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हुए, उसकी 150वीं जयंती पर वंदे मातरम के पूरे 38 चित्र उसके विधिवत उसको वहाँ पे हमने चित्रित किया है। तो इस नवाचार हर एक गैलरी बने, और बाहर भी कारगिल की शौर्य वाटिका बनाई है, और आगामी दिनों में हर्बल वाटिका और नक्षत्र वाटिका ये बहुत जल्दी 1-2 महीने में ही बन करके वहाँ पे तैयार हो रही है। फिर मुझे लगा कि इसमें और परिवर्तन किए जाएं, तो माननीय मुख्यमंत्री से मैंने आग्रह किया, बिना पैसे तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो मुझे खुशी है कि इन्होंने भी खुले मन से जो मांगा वो दिया। तो हमने 3-4 विशेष रूप से आग्रह किया। एक तो जैसा जोगाराम जी ने बताया कि सेंट्रल हॉल की बात चर्चा आ गई, सेंट्रल हॉल के लिए आपने 14 करोड़ रुपए उसके लिए दिए, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में भविष्य की भी कल्पना थी कि आगे जनगणना होने वाली है, उससे निश्चित रूप से विधानसभा की संख्या भी बढ़ेगी। अभी वर्तमान में तो केवल हम 200 लोग बैठते हैं, इससे लगभग अंदाज आया कि 70 लोग और नए परिसीमन में जुड़ सकते हैं। ऊपर एक सुंदर हॉल तो कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क तो किया हुआ है, लेकिन उसको नीचे की तरफ पूरा उसको सजाया जाए, तो ऐसे 280 सदस्यों के बैठने का पूरा हॉल, उसके लिए भी आपने 14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और उसके पीछे एक भाव हमारा भी था, वो संख्या तो बढ़ेगी तब बढ़ेगी, लेकिन उसके पहले अभी जो हमने युवा संसदों के कार्यक्रम करते हैं, महिला संसद के कार्यक्रम करते हैं, अन्य कार्यक्रम करते हैं, वो इसी हॉल में करने पड़ते हैं, या पूर्व विधायकों के। उसमें चूंकि आईपैड लगे हुए हैं, तो कई बार बालक भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, तो उनके कई बार उसके अंदर कुछ गड़बड़ होती है, उसे बार बार ठीक नहीं कराना पड़े, ऐसे सारे कार्यक्रम भी हम ऊपर उस हॉल में करवा सकेंगे। इसका एक निश्चित रूप से निर्णय हुआ, और आपने उसको सम्मान मानते हुए उसका अपने को पूरे 14 करोड़ उसके लिए दिए। फिर लगा कि अभी जो नीचे म्यूजियम है, देखने के लिए तो अच्छा लगता है, 50,000 आ गए, लेकिन मैं ऐसा बताया कि मैं भी कुछ जगह म्यूजियम देखने के लिए गया, यूपी का म्यूजियम देखा, उसमें एक नवाचार वाली चीज़ देखी कि आप किस तरह से एक हेलीकॉप्टर नुमा चीज़ में बैठो और सारे भारत का उस लेंस से आप चित्रण देख सकते हो। वहाँ तो अयोध्या से लेकर के सारे चित्रण थे। तो मैंने कहा आज अपने भी राजस्थान में एक ऐसा 1.5 करोड़ 2 करोड़ से वो बनवाया जाए, जिसमें आप उदयपुर, भरतपुर, वो सारी चीज़ें उस पर हम देख सकें। मैंने जानबूझ के भरतपुर भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने जो पैसा दिया है, कभी कुछ कम पड़ेगा तो और भी मुख्यमंत्री से आग्रह करके हम लेंगे। ऐसा कुछ उसके म्यूजियम को बड़ा ही अपडेट हम लोग करने के विषय में जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें हम बढ़ते बढ़ते मैं सोचता हूँ आगे बढ़ें। नहीं, वो तो मुझे इन पे विश्वास है, और ऐसा उन्होंने कहा भी है कि पैसों की कोई कमी विधानसभा के लिए नहीं है, क्यों विधानसभा ही पूरा बजट सरकार का पारित करती है। फिर उस विधानसभा को जो मांगेंगे वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी देंगे ही, और विधानसभा सबकी है, मेरी अकेले की नहीं, हम तो एक निश्चित अवधि के लिए, लेकिन आने वाली पीढ़ी उसको देख सके, ये एक मन में सोच रहा। और इसीलिए मैंने जैसा बताया कि इस बार पूर्वोत्तर के जो पूर्वांचल के छात्र हैं, उन्होंने भी विधानसभा देखी, और देखने के बाद जो उनके उद्गार थे उसके कहने की शायद आवश्यकता नहीं, बड़े प्रसन्न हुए। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट वह भी हमने की। तो जो इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं,
उनको भी हमने विधानसभा बुला करके उनको दिखाया और उनके साथ खुली चर्चा भी की। प्रश्नकाल की चर्चा हो गई कि 97% मैंने पूछा। जब मैंने विधानसभा का दायित्व मुझे लगा उस समय पिछली विधानसभा के 5000 प्रश्नों के उत्तर बाकी थे। हमने उन सबके भी उत्तर मंगवाए और वर्तमान में इनके सहयोग से सारे अधिकारियों के साथ वर्ष में 2 बार चर्चा करते हुए उनसे भी आग्रह किया और मुझे खुशी है कि लगभग सब लोगों ने सहयोग किया और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और जैसा जूली जी ने कहा, कोशिश करूँगा कि इस 97% को हम 100% ले जाएं। क्यों कोई क्वेश्चन लगाता है इस आशा से लगाता है कि उसको तुरंत उसका उत्तर मिले। लोकतंत्र की यही तो है क्वेश्चन लगाने की। इसलिए ब्यूरोक्रेसी अपने विधायिका के प्रति अकाउंटेबल बने, इसका प्रयत्न हमने किया और उसमें हमने सफलता प्राप्त की। सबका सहयोग भी मिल रहा है। और फिर जैसा बताया कि राजस्थान को हमने डिजिटल भी किया और ये आईपैड और पेपरलेस तो बनाया ही है। पेपरलेस में 2 प्रयोग और किए अभी। जो हमारी समितियों की मीटिंग होती हैं उन समितियों की मीटिंग के हस्ताक्षर भी डिजिटल हमने करने शुरू कर दिए। और जो विधानसभा के अंदर पास बनता है गेट पे उसको भी हटा करके हम पेपरलेस के रूप में उसको भी बना रहे हैं। धीरे धीरे कुछ और इसको आगे ले रहे हैं। एआई का ज़माना आ रहा है तो एआई में हमारी विधानसभा भी किसी तरह पीछे न रहे, उसके भी हमको जो आवश्यक यहाँ पे होंगी उसको भी हम करने के बारे में विचार कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ इस बार राजस्थान विधानसभा को पूरे 75 साल होने जा रहे हैं। किसी जीवन में जैसे राष्ट्र को भी अमृतकाल माननीय मोदी जी ने बड़े रूप में उनका देश भर के अंदर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर के राजस्थान विधानसभा भी अपने 75 साल के अंदर हम भी कुछ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रहे हैं। मैं समझता शायद अगले महीने आपको जानकारी भी आ जाएगी। ऐसे 4-5 बड़े कार्यक्रम। और उससे माननीय मुख्यमंत्री कह दिया है, खर्च की चिंता मत करो, जितना खर्चा होगा वो खुले मन से हमको देंगे। ये विधानसभा का उनका जो उद्बोधन है, कहा नहीं जोगाराम जी के इसमें नहीं, जोगाराम जी के कुछ रोड़ा नहीं आएगा। माननीय मुख्यमंत्री का मेरा सीधा संवाद है तो उस दृष्टि से उसके बिना, लेकिन हम भी इनका मेरा स्वभाव भी मुख्यमंत्री जानते हैं, मितव्ययता से संगठन चलाना। तो यहाँ भी कहीं भी कार्यक्रम होंगे हम उसमें जो आवश्यक खर्चे होंगे वही करेंगे, बाकी अनावश्यक खर्चा हम लोग नहीं करते, ना मेरे स्वभाव में है। इसलिए संगठन में मेरे को कई उपाधियाँ इस नाते भी मिलती थी। और आजकल शायद आप भी लोग सोचते होंगे कि ये तो बड़े कठोर भी हैं, कंजूस भी हैं, लेकिन मेरे को एक विधायक ने कहा भी कि जब सदन में आप बैठते हो तो आपके बारे में धारणा एक मिलती है, जब आपसे व्यक्तिगत मिलने के लिए आते हैं वो धारणा बदल जाती है। तो मेरा इतना एक सोच है कि जब मैं सदन में आसन पे होता हूँ, वो विक्रमादित्य का आसन है, और उस समय तो निश्चित रूप से मुझे कठोर रहना पड़ता है, लेकिन मैं कठोर उस रूप में रहता हूँ जैसे माँ किसी बच्चे को कहती है निकल जा, लेकिन जब तक वो वापस घर नहीं लौटता तब तक वो भोजन नहीं करती। वैसे ही स्वभाव से सदन चलाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। और एक बार तो शायद गोविंद जी ने पूछा, किसी ने पूछा कि आपको इतना गुस्सा क्यों आता है। मैंने कहा इसका तो एक ही है कि मैं शिक्षक रहा हूँ, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में रहा हूँ, तो जहाँ कोई भी चूँ भी नहीं होती थी, तो उससे निश्चित रूप से यहाँ तो कोई अनुशासनहीनता मैं पसंद नहीं कर सकता, न सहन कर सकता हूँ। इसलिए उस समय कठोर भी होना पड़ता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि मेरा कार्यकाल में ये कई कठिनाइयाँ आती हैं। आज भी किसी को डांटा होगा, जो कभी माननीय श्रीचंद जी का ध्यान आता है, तो कभी जो है इनका किसी का गोविंद डोटासरा का आता है, तो कभी टीकाराम जी का आता है, कभी श्रवण जी का आता है। सभी के ये क्षणिक आता है जिसमें मेरे को वहाँ मेंटेन करने के लिए आवश्यक है। और नहीं मेरे लिए पक्ष विपक्ष बराबर है, ये मेरे को शायद नहीं। और गोपाल जी पे तो कभी कभी करना ही पड़ता है। तो इसीलिए माननीय सदस्यगण, मेरा इतना ही कहना है, इसी प्रेरणा को लेकर के जो मैंने पुस्तक का विमर्श श्रवण जी का नहीं लिया, ऐसे एक एक का भी लूंगा तो कई लोग आएंगे। कुछ चीजों को राज रहने दो। तो इसीलिए अब दूसरा जिस पुस्तक का चर्चा थोड़ी सी हुई है उसमें एक ही बात कह सकता हूँ, अटल जी के जीवन में संघ भी इंपॉर्टेंट रहा और सनातन संस्कृति भी रही। इसलिए उन दोनों का उल्लेख करते हुए मुझे पुस्तक का, कोई तो कहते हैं आपको समय कम मिला, लेकिन उस पुस्तक को लिखने में मुझे 1.5 साल लगा, क्योंकि समय की कमी के कारण बहुत प्रयत्न करने से लगा। और मेरे अटल जी मेरे जीवन के प्रेरणा के स्रोत भी हैं। इस आधार पे मैंने उनकी पुस्तक लिखा। लगभग 12 अध्यायों की पुस्तक है, 146 प्रश्न हैं, और उसमें एक ही बात याद आती है कि उदार दृष्टि पर जो मैंने संघ से उनकी निकटता को देखा, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, ये जो उनका था। और फिर विदेश मंत्री जब बने तो उसमें तिब्बत का समझ सबसे ज़्यादा उनकी थी, तो उसका विकास करते हुए हम आगे बढ़े। उन्होंने
सिंधी भाषा को मान्यता भी दी। यूएनओ में हिंदी में उन्होंने भाषण करके देश का नाम भी रोशन किया। और उस समय के जो नेतृत्व था, अटल जी के गुणों को देख करके उन्होंने विदेश भी उनको भेजा और यूएनओ में भी भेजा। इस प्रकार का एक गई। मेरे को आज भी दो शब्द कानों में गूंजते हैं, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां मिटेंगी, पर देश बचा रहना चाहिए। ये उनके राष्ट्र प्रथम की जो पंक्तियां थी वो आज भी रखूंगा। और दूसरी पंक्ति जो तीन आती है, मैं ज्यादा अभी नहीं बोल के, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नए गाता हूं, मैं गीत नए गाता हूं। ये दो यदि उदाहरण अपन याद रखें अपने जीवन में, स्वयं में आप परिवर्तन अनुभव करेंगे। मुझे भी कुछ आदमी जीवन भर सीखता है, मुझे भी अध्यक्ष के कार्यकाल के बाद कुछ नई बातें मुझे भी जानकारी को मिली हैं। मैं भी कुछ अपने आप में जो कुछ भी आवश्यक कर सकता हूं वो सब मैंने किया। इसलिए आज इन दोनों पुस्तकों का विमोचन भी होगा। जिसको पुस्तक अटल जी वाली चाहिए वो अमेजन से वहाँ से मंगवा सकते हैं। और पहला संस्करण तो लगभग ख़त्म होने की स्थिति में आ गया है और कोशिश कर रहा हूँ कि एक पुस्तक अगले 2 वर्षों में और भी किसी लिख करके मैं प्रश्न करूँ, क्योंकि यह जीवन का जो अध्यापक रहा हूँ तो अध्यापक के नाते मुझे काम करना पड़ता है। लेकिन आज इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आप सब लोगों का प्यार, आप सब लोगों का स्नेह जो लगातार मिलता रहा है, आगे भी वो मिलता रहे, इस प्रकार की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।